नमस्कार दोस्तों। 9 अगस्त आज की तारीख है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री का। आज डेली 30 आज का जो टॉपिक है जन विद्रोह, इसके अंतर्गत जन और जनजातीय विद्रोहों को हमने शामिल किया है। रोज एक टॉपिक लेते हैं, करंट अफेयर उसमें करते हैं। तो ऐसे ही आज का भी टॉपिक है, करंट अफेयर भी करेंगे हम। जो लोग टेस्ट नहीं देते हैं वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, पैर ही कटवा दे रहे हैं। जो लोग टेस्ट नहीं देते हैं वो अपने को कंप्लीटर ना माने, वो इस गलतफहमी में न रहे कि कोई एक तिलिस्मी चिराग उनको मिलेगा, वो जलाएंगे और उस दिन जाके टेस्ट करेंगे और स्कोर कर ले जाएंगे। ये सब आप लोगों की बेवकूफ़ियाँ हैं। इन बेवकूफ़ियों से पर्दा जितनी जल्दी हट जाएगा उतने मज़े में आप रहेंगे, उतना बढ़िया आप तैयारी कर पाएंगे। तो तैयारी चल रही है, चलती रहेगी ऐसे। और जो लोग टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि उनको सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि उनको टेस्ट देना एक डेली के रूटीन जैसा लगता है। ठीक है, तो टेस्ट दीजिए, टेस्ट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाइए करिए, क्योंकि पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ये तो पता होना चाहिए ना। जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता है, कहीं पहुंचे भी या नहीं पहुंचे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर दीजिए। 1855। तो प्रश्न है कि 1855 में वीरभूमि, बांकुड़ा, पलामू, छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ। दो चीजें दी हैं, एक तो सन, दूसरा ये क्षेत्र। तो सन और क्षेत्र दोनों को मैच करके बताइए कौन सा विद्रोह हुआ, यही प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर है हूल विद्रोह। कौन सा विद्रोह? हूल विद्रोह। हूल विद्रोह या फिर इसको आप कह सकते हैं संथाल विद्रोह, ये 1855-56 में हुआ था। और इसका जो एरिया था वो एरिया यही था, वीरभूम, बांकुड़ा, पलामू, छोटा नागपुर, ये पूरा क्षेत्र था। आगे भी इसके प्रश्न है। वैसे सिद्धू और कान्हू का नाम आपने सुना होगा, वो इसके नेता थे। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियों का पूरा ये क्षेत्र पड़ता है। और अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस के भ्रष्टाचार, संथालों की गरीबी, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना, न्याय में देरी, ये सब इसके कारण थे, है ना। और बाद में इसको समर्थन मिला था निचली जातियों के किसान, संथालों का भी। तो इसको जो है संथाल विद्रोह के नाम से जाना ही जाता है। और सिद्धू और कान्हू बाद में पकड़ लिए गए थे 1855-56 में। अगस्त 1855 में सिद्धू और फरवरी 1856 में कान्हू को पकड़ा गया था। सफलता में आज यही क्लास भी चली है। अगला जो प्रश्न है, नागा विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो नागा विद्रोह का प्रारंभ रोंगमई जदोनांग के नेतृत्व में हुआ था। शुरुआत इसकी, यह एक केवल राजनीतिक आंदोलन था। गैडुल्लू ने भी इस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया और गैडुल्लू को रानी की उपाधि पंडित नेहरू ने दी। इसमें सारे स्टेटमेंट एक छोड़ के सही हैं, और वह है कि यह केवल राजनीतिक आंदोलन था। रोंगमई जंदोरांग जो थे, इन्होंने धार्मिक रूप से इसको शुरू किया था, और बाद में गोदनिल्लू ने इनकी जो धार्मिक विचारधारा है उसको स्थापित करने के लिए एक होरका पंथ की स्थापना भी की थी। और गोडिल्लू को जो 17 वर्ष की थी, ये श्रेय जाता है, ये नागा युवती थी। जब जदोनांग को फांसी दे दी जाती है, जदोनांग शुरुआत करते हैं इसका, अपने ट्रेडिशन को, अपने एकता को स्थापित करने के लिए इनका लक्ष्य होता है, प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए। जब इनको फांसी दे दी जाती है तो गोडिल्लू जो है ये संभालती है नेतृत्व। तो नेहरू जी और आजाद हिंद फौज ने इनको रानी की उपाधि दी थी। अगला जो प्रश्न है, रंपा विद्रोह के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। रंपा विद्रोह के संबंध में, तो रंपा विद्रोह जो था ये आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र में रंपा क्षेत्र पड़ता है, वहां पर हुआ था। अलूरी राम सीताराम राजू ने इसका नेतृत्व किया। यह एक अहिंसक विद्रोह था और इस विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध नीति का अनुसरण किया गया था। यहाँ पर दो तीन चीजें हैं, उसको आप समझिए। जो रंपा विद्रोह है, रंपा विद्रोह एक तो क्षेत्र आपको याद होना चाहिए, यहां पर हुआ था 1922-24 की बात है, तो ये हुआ था। और इसके जो ये अलूरी सीताराम राजू हैं, ये गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। लेकिन गांधी जी और इनके विचारों में अंतर ये था कि ये हिंसा का समर्थन करते थे, अहिंसक विद्रोह ये नहीं था। वो कहते थे कि अगर अधिकार दिलाना है तो उसके लिए हिंसा करना पड़ेगा। गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल इन्होंने किया था, ये भी बात सही है। असहयोग आंदोलन से इन्होंने प्रेरणा भी प्राप्त की थी।
लेकिन ये हिंसा को आवश्यक मानते थे और यहीं पर प्रश्न बना दिया गया। रामोसी विद्रोह का क्षेत्र क्या था? उत्तरी भारत, उत्तर पूर्व भारत, पश्चिमी घाट या दक्षिण भारत? क्या क्षेत्र था? रामोसी जो लोग थे इन्होंने विद्रोह किया था पश्चिमी घाट पे। पश्चिमी घाट का जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है वहां पर ये हुआ था। अकाल और भूखमरी से क्षुब्ध होकर वहां की जो जातियां थी, एसटी जो थी, रामोसी वहां पे पाए जाते थे, तो रामोसी लोगों ने इस विद्रोह कर दिया। चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर, चित्तर सिंह नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर, इन्होंने ये किया था विद्रोह। और ये विद्रोह जो हुआ वो 3 बार हुआ। 1822 में पहले इसको चित्तर सिंह ने शुरू किया, बाद में 1825-26 में, फिर 1839 से 41 में एक बार ये फिर हुआ। इसका आगे अभी हम व्याख्या, आपको और प्रश्न है इसमें मैं आपको बता दूंगा, तो ये ध्यान रखिएगा। खासी विद्रोह के अगवाकार कौन थे? तो नारायण सिंह, तीरथ सिंह, मदारी पासी और मजनून शाह खासी विद्रोह के कौन अगवाकार थे? खासी जो विद्रोह हुआ था इसके तीरथ सिंह अगवाकार थे। कौन? तीरथ सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट है। बंगाल के पूरब में जयंतिया और पश्चिम में गारो पहाड़ियों के बीच में खासी लोग पाए जाते थे, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में जब अंग्रेजों का वहां पे 1824 में अधिकार हुआ तो उन लोगों ने वहां पे डेवलपमेंट का कार्य शुरू किया। असम और सिलहट को जोड़ने के लिए, सैन्य मार्ग स्थापित करने के लिए सड़क योजना बनाई। तो खासी मुखिया उसमें तीरथ सिंह थे, उन्होंने इसका विरोध किया और विद्रोह कर दिया। बाद में सैन्य कार्रवाई करके इस विद्रोह को दबाया गया। तो यहाँ आपको ये भी पता चल गया कि एरिया क्या था और किस कारण से हुआ था, और ये भी पता चल गया कि इसके नेता कौन थे, नेतृत्वकर्ता। चुआर विद्रोह हुआ था कहाँ पर? पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। जो चुआर लोग थे, ये चुआर कहाँ पाए जाते थे? अगर आपको ये पता है तो आप इसका उत्तर दे देंगे। तो जो चुआर विद्रोह है ये बंगाल के लोग थे। चुआर भू राजस्व और अकाल और अन्य संकटों के कारण जब क्षुब्ध हो गए, तो ये मेदिनीपुर जिला पड़ता है बंगाल में, वहां की एक आदिम जाति थी चुआर। तो उन्होंने अंग्रेज प्रशासन के खिलाफ 1768 में विद्रोह कर दिया। डेट भी इसका याद रखिएगा, मतलब सन। और कला पाल, ढोलका और बाराभूम ये वहां के स्टेट थे। उन राजाओं ने इनका साथ भी दिया था। और बाद में हुआ ये था कि एक घटना घटी थी। ये जगन्नाथ दल जो थे, तो हुआ ये था कि यहाँ पे एक शासक थे, दलभूम के शासक थे जगन्नाथ दल। उनके स्टेट पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। और जब ऐसा हुआ तो ये कैथापाल, ढोलका और बाराभूम के राजाओं ने फिर उनका साथ दिया और कहा कि चलो अंग्रेजों से लड़ते हैं। तो अंग्रेजों से ये लोग लड़े और नवाबगंज और झरिया के राजाओं से कंपनी को फिर राजस्व न देने की घोषणा भी ये लोग करवाने में सफल रहे। धीरे धीरे इन लोगों का प्रभाव बढ़ा, 3 दशक तक लगभग ये प्रभाव चलता रहा। बाद में धीरे धीरे ये चुआर जो विद्रोह था वो अंग्रेजों ने शांत कर लिया, दबा लिया। मुंडा विद्रोह के संबंध में सत्य कथन नहीं है। यह विद्रोह छोटा नागपुर, वर्तमान में झारखंड में स्थित है, उस क्षेत्र में हुआ था। दूसरा है ये धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। और तीसरा है कि ये विद्रोह में महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। और चौथा है कि इसे उलगुलान विद्रोह या महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है। तो उलगुलान पूछा जाए तो ये सही है, अलग से भी प्रश्न बन सकता है। पहला स्टेटमेंट भी सही है, धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था, ये भी सही है। ध्यान दीजिए कि ऐसे प्रश्न क्यों बनाए जाते हैं, महिलाओं ने भाग लिया होगा इसीलिए बनाया जा रहा है। इसमें दिया रहा है कि वुमेन डिडंट पार्टिसिपेट इन दिस रिलीफ। तो लेकिन यहाँ पे इस विद्रोह में, इस रेबिलियन में भाग लिया था महिलाओं ने, ठीक है। और यहीं से ये की पॉइंट, ये आपको ये की स्टेटमेंट है, यहीं से प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तरीका सीखिए, हर चीज आप याद करके नहीं जा सकते, तो इस पे ध्यान रखिए। तो ये गलत है इसका, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था और आदिवासी विद्रोह था। खूंट कट्टी व्यवस्था थी, तो वहां पर उसका विरोध किया गया था, है ना। और उसकी जगह पे अपने टैक्सेस बढ़ाने के लिए इन लोगों ने व्यक्तिगत लाइसेंस देना चालू कर दिया था। लाइसेंस क्या, व्यक्तिगत खेती की बात ये लोग करने लगे थे। तो उसी कारण से ये विद्रोह हुआ, ठीक है। और फिर धीरे धीरे अंग्रेज और अंग्रेज के जो समर्थक थे उधर थे, और ये बिरसा अपना जो आदिवासी लोग थे उनको लेके धार्मिक रूप भी इन्होंने इसको दे दिया था। मतलब बिरसा को एक बिल्कुल देवता की तरह माना जाता था। बाद में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया, सिंहभूम जिले से रांची जेल में डाल दिया गया और खूंटकटी अधिकारों को फिर मान्यता मिल गई थी। जबरन बेगारी भी बंद हो गई थी। खूंटकटी थी क्या, ये एक प्रश्न है यहाँ पर।
तो एक प्रकार का जो खुटखटी था, ये क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये एक प्रकार की सामूहिक खेती थी, एक ये कलेक्टिव फार्मिंग हुआ करती थी, टाइप ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी व्याख्या वही है कि बाद में इसी के विरोध, मतलब हुआ क्या कि ये लोग सामूहिक खेती करते थे, एक पूरा एरिया लोग बना लेते थे, सब लोग मिलके काम करते थे और जो उत्पादन होता था उसको बांट लिया करते थे। लेकिन जो ये सामूहिक खेती होती है इसमें कोई डेडिकेशन तो होता नहीं है, क्योंकि निश्चित अनुपात में अपना लोगों को मिलना है, तो कोई कम भी काम करता है तो अंग्रेजों को राजस्व नहीं मिल पाता। इस कारण से इन लोगों ने क्या किया, सामूहिक खेती को बंद किया और व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में इसका परिवर्तन कर दिया। तो जब इसको परिवर्तित किया इन्होंने, जमींदारी या इंडिविजुअल लैंड ओन सिस्टम में इसको तब्दील कर दिया, तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। कोल विद्रोह का नेता कौन था? तो कोल विद्रोह जो हुआ था उसका नेता कौन था, आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा वन लाइनर का प्रश्न, छोटा छोटा प्रश्न। बुद्धो भगत का नाम आपने सुना है? बुद्धो भगत जो थे ये कोल विद्रोह के नेता थे। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में ये हुआ था, 1831-32 की बात है। आर्थिक व राजनीतिक रूप से ये विद्रोह किया गया था, कारण इसका आर्थिक और राजनीतिक था स्वरूप इसका। और जमींदार व ठेकेदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ा देने के कारण वहां के लोग नाखुश हो गए थे, है ना। भू राजस्व व्यवस्था जो थी वो आदिवासियों को भूमि न देके बाहरी लोगों को भूमि देने की हो गई थी। एक प्रश्न एक बार पूछा गया था कि दिक्कू कौन है, तो दिक्कू बाहरी लोगों को लोग बोलते थे जो आदिवासी लोग होते थे। ठीक है, तो इन लोगों ने विद्रोह कर दिया, इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो मुंडा, ओरांव और महाली ये जातियां थी, इनको सम्मिलित रूप से कोल कहा जाता था। मैदानी लोग इन्हीं को कोल कहते थे। मुंडा, ओरांव, हो, महाली ये सब जनजातियां उसमें आती थी। तो इन लोगों ने लूटमार, तबाही, विद्रोह ये सब शुरू कर दिया। अगला जो प्रश्न है, खोंड लोगों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? खोंड लोगों का मुख्य विद्रोह का क्या कारण हो सकता है? तो करों को लगाने का भय, उनके क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश, और खोंडों में एक व्यवस्था प्रचलित थी, मुरिया प्रथा। एक व्यवस्था नहीं कहेंगे उसको, प्रथा कहेंगे। एक मुरिया प्रथा थी, तो मुरिया प्रथा पर इन्होंने विरोध मतलब रोक लगाई थी अंग्रेजों ने, तो उसका भी विरोध हुआ। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मुरिया प्रथा थी क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुरिया प्रथा नरबल प्रथा थी, सरकार उस पर प्रतिबंध लगा दी। तो जब सरकार ने प्रतिबंध लगाया तो ये इनके ट्रेडिशन पे प्रहार हुआ। ये लोग अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए नर बलि देते थे, नर का गला काट के मंदिर में चढ़ा दिया, जिसको भी चढ़ाना होगा, जो भी इनके देवी देवता होते थे। तो इसका भले ही खराब प्रथा थी, लेकिन वहां की संस्कृति पर, वहां के लोगों के धर्म पर प्रहार हुआ था, कल्चर पर प्रहार हुआ था। प्रथा, रीत रिवाज, ट्रेडिशन, ये सब बड़ी ऐसी चीजें होती है जिनको आप छेड़ेंगे ना तो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते पे समझ लीजिए आपने हाथ लगा दिया है, तो वही चीज है। ठीक है, और ये सब जल्दी परिवर्तित भी नहीं होता है ना। आप कुछ भी बन जाए, आपका जो ये सब है ये बना रहेगा। बहुत मुश्किल से इसको आप हटा सकते हैं, कई बार तो आप फेल हो जाएंगे इसको हटाने में। ठीक है, नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? नामधारी आंदोलन जो था, नामधारी आंदोलन राम सिंह कुका, बालक सिंह सियांग साहब, ये तीनों लोगों का संबंध एक आप समझ रहे होंगे कि एक आंदोलन से था, एक विद्रोह हुआ था उससे था। लेकिन इनमें से जो राम सिंह कुका है, इन्होंने नामधारी आंदोलन चलाया था। मद्यपान निषेध, गोमांस, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता, यानी गोमांस निषेध करना, मद्यपान निषेध करना, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर बल देना, ये इसका उद्देश्य था नामधारी आंदोलन का। किस राजा की मृत्यु के बाद कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह हुआ? कौन राजा था? कित्तूर चेन्नम्मा, जो कित्तूर क्षेत्र है, कित्तूर क्षेत्र कहाँ है? कित्तूर क्षेत्र पड़ता है आपका कर्नाटक में। कर्नाटक में एक राजा हुआ करते थे, मल्ला सरजा, उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो अंग्रेजों ने उनके उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दी। रानी थी, रानी का नाम था चेन्नम्मा। चेन्नम्मा ने इसी मुद्दे पर 1824 में विद्रोह कर दिया मल्ला सरजा की मृत्यु पे। और जब उनको मतलब मृत्यु के बाद जब उनको उनके उत्तराधिकारी को वैधानिक मान्यता नहीं दी गई, विधवा जो इनकी चेन्नम्मा है, इन्होंने जब विद्रोह किया तो 1824 में ही इसको दबा दिया गया। बाद में गवर्नर था रायन्ना इनका, तो रानी चेन्नम्मा ने उसका सपोर्ट लिया, उसकी हेल्प ली और विद्रोह करके अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस विद्रोह को भी बाद में दबा ही दिया गया, रानी चेन्नम्मा को फिर कैद कर लिया गया, लेकिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में इनका नाम दर्ज हो गया। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
गडकरी विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ हुआ था ये भी आपको जानना चाहिए। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना वहां, तो कोल्हापुर में ये हुआ था। और गडकरी लोग मराठों के किलों में कार्यरत वंशानुगत सैनिक हुआ करते थे। और इसका जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किया था दाजी पंडित राव ने, है ना। समनगढ़ और भूदर का कीड़ा था उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया, है ना। और मराठों के किलों में कार्यरत जो वंशानुगत सैनिक थे गडकरी, इनको अंग्रेजों ने हटाया, तो ये लोग क्षुब्ध हुए, परेशान होके उन्होंने फिर विद्रोह किया। लेकिन बाद में इसको दबाया गया, लेकिन अंग्रेजों को भी दांतों तने, मतलब अब आप समझ सकते हैं कि हर तरीके से प्रयास करना पड़ा, है ना, हर तरीके से प्रयास करना पड़ा। कूका आंदोलन के संबंध में, यहाँ 2 बार देखिए आंदोलन लिख गया है। कूका आंदोलन के संबंध में 14 नंबर प्रश्न में 2 बार आंदोलन लिख गया है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसकी शुरुआत धार्मिक आंदोलन के रूप में हुई थी, जो कूका आंदोलन था। इसका नेतृत्व बालक सिंह ने किया था, और राम सिंह कूका इस आंदोलन के प्रबल विरोधी थे। और कूका आंदोलनकारियों के वीरतापूर्वक कार्यों को सम्मान व पहचान देने के लिए 2014 में, यहाँ लिखा नहीं है मुझे याद है, एक संस्मरणीय स्टाम्प जारी किया गया। तो 2014 में ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया था, ये बिल्कुल सही बात है। सूचना और संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ये जो राम से कूका इसके प्रबल विरोधी दे रहा है, ये गलत दे रहा है, ये इसके सपोर्टर थे, है ना। शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत जो हुई थी वो राम सिंह कूका के नेतृत्व में हुई, फिरोजपुर में, ठीक है। और उनके शिष्य बालक सिंह भी इससे रिलेटेड थे। बाद में जो राम सिंह कूका है, इन्होंने भी नेतृत्व संभाला था, नेतृत्व इन्होंने भी संभाला था राम सिंह कूका को। फिर जब गिरफ्तार कर लिया गया, रंगून भेज दिया गया, तो वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई, तो आंदोलन भी उसी के बाद ठप हो गया था, ठीक है। जो कूका आंदोलनकारी थे ये खुद के हाथ से बने वस्त्र पहनते थे, और ब्रिटिश सामानों और स्कूलों का बहिष्कार इन लोगों ने किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। चलिए अगला जो प्रश्न है, फरेजी समुदाय के, या फराजी भी लिखा मिलेगा, अनुयायी अंत में किस आंदोलन में शामिल हो गए? अंत में किस आंदोलन में शामिल हो गए थे, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस आंदोलन में शामिल हुए। ये लोग जो थे वो शामिल किस आंदोलन में हो गए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए थे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, वहाबी आंदोलन। फराजी संप्रदाय के जो लोग थे वो 1838 से 1857 तक सक्रिय रहे। जो विद्रोह हुआ था शरीयतुल्लाह द्वारा बंगाल में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका प्रचार प्रसार शरीयतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन ने भी किया था, दादू मियाँ के नाम से जिनको जाना जाता था। बाद में ये लोग वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए थे। अगला जो प्रश्न है, फरेजी विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो हाजी शरीयतुल्लाह और मोहम्मद मोहसिन या दादू मियाँ जो भी दिया जाए, ये दोनों इससे संबंधित हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोम विद्रोह कब और कहां हुआ था? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अहोम विद्रोह जो है एक तो असम में हुआ, यहाँ पे सन भी पूछा जा रहा है, तो 1828 से 33 के बीच में ये असम में हुआ। यहाँ पे दिया है 1928, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये छत्तीसगढ़ दिया हुआ है दोनों डेट, तो असम में हुआ और 1828 से 33 के बीच में हुआ, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था, कंपनी के विरुद्ध विद्रोह इन्होंने किया था। गोमधर कुंवर को फिर गिरफ्तार भी किया गया था। और कुमार रूपचंद के नेतृत्व में भी 1830 में दूसरे विद्रोह की भी योजना बनाई गई, लेकिन योजना बनाई गई लेकिन उसके पहले ही शांति की नीति अपनाई कंपनी ने, और पुरंदर सिंह को उत्तरी असम के प्रदेश का महाराज नियुक्त कर दिया, तो ये विद्रोह हो ही नहीं पाया। पाइक विद्रोह निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? पाइक जनजाति कहाँ पाई जाती है? अगर ये पता होगा कि ये उड़ीसा में पाई जाती है तो आप इसको कर लेंगे, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध इसने उड़ीसा के खुर्दा जिले में शुरू किया था। उड़ीसा के खुर्दा जिले में ये विद्रोह शुरू हुआ था, जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में हुआ था, बक्सी जगबंधु विद्याधर, है ना। और ये राजा के सैन्य कमांडर हुआ करते थे, खुर्दा के जो राजा थे उनके सैन्य कमांडर। और पाइक जाति को परंपरागत रूप से खुर्दा के राजा द्वारा सैन्य गतिविधियों के लिए करमुक्त भूमि दी गई थी। और बाद में ये क्या हुआ, अंग्रेजों ने वो भूमि जो थी उस पर रोक लगा दी, वो भूमि उन्होंने कहा कि अब हम नहीं देंगे, तब तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। फकीर विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? देवी चौधरानी, बक्सी जगबंधु
भवानी पाठक, नूरुल मोहम्मद। अभी ही प्रश्न आपने किया है तो आप कर सकते हैं। देवी चौधरानी से संबंधित थे, भवानी पाठक थे, नूरुल मोहम्मद थे। और फकीर जो विद्रोह था, ये घुमक्कड़ मुसलमान फकीर गुट था, उनके द्वारा शुरू किया गया था। मजमून शाह इसके नेता थे। और ये जमींदारों और किसानों से धन वसूली करने के, मतलब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था। और जमींदारों और किसानों से धन की वसूली इन लोगों ने की थी। और मजमून शाह की जब मृत्यु हो गई तो चिराग अली ने इसकी बागडोर संभाल ली थी। और ये बख्शी जगबंधु इससे रिलेटेड नहीं थे, ये पाइक वाले हैं। और जब चिराग अली ने इसकी बागडोर संभाली तो राजपूत, पठान और सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने आंदोलन को फिर सहयोग दिया। कृपानाथ, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, पीताम्बर, ये सब रिलेटेड थे इससे। ठीक है। और यहाँ पर कालांतर में जो इन्होंने विद्रोह किया तो हिंसक गतिविधियां शुरू कर दी। अंग्रेजी जो फैक्ट्रियां थी, अंग्रेजों की जो साजो सामान थे, जो अड्डे थे, उन पर इन लोगों ने तबाही मचाई। तो धीरे धीरे जब हिंसक रूप लेगा कोई भी विद्रोह हो या कोई भी, तो बहुत समय तक नहीं चल पाएगा। गांधी जी का रास्ता वास्तव में अच्छा था। ठीक है। बाकी ये बक्सी जगबंधु पाइक विद्रोह से संबंधित है। अंतिम प्रश्न है आज के इस टॉपिक का, फिर करंट अफेयर पे हम चलेंगे। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे जाता है? तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था ये भी आपको जानना है। और सन्यासी विद्रोह जब हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ये भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल उस समय हुआ करता था कौन? गवर्नर जनरल हुआ करता था वारेन हेस्टिंग्स। 1773 से 1785 के बीच में ये रहा है ना। तो सन्यासी विद्रोह को उसी ने दबाया था। बाकी कहानी आपको पता ही है कि आनंद मठ का कथानक इसी पे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो लिखा गया है इसी पर आधारित है। मजमून शाह और देवी चौधरानी इसके आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, है ना। ढाकापुर, रंगपुर और मैमनपुर इसके प्रमुख क्षेत्र थे, है ना। थोड़ा बहुत नोट करते रहा करिए, थोड़ा बहुत नोट करते रहा करिए, जिससे कि आपको रिवीजन जब करें तो सब याद आए। हाथ पर हाथ धरे रह के सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और अगर आपने थोड़ा सा भी हाथ पांव चला लिया, दिमाग चला लिया, तो मिलके रहेगी, मिलके रहेगी, मिलके रहेगी। समझ रहे हैं? सफलता को कोई रोक भी नहीं सकता, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए नहीं मिलेगी, इतना तो निश्चित है। कोई भी गाथा, कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी और सब आप पढ़ते रहिए और खुद की काम को न करिए तो सब बेकार है। ये सब मेरा पढ़ना पढ़ाना सब बेकार हो जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं, आप डेडिकेटेड नहीं है, आपकी रणनीति सही नहीं है। डेली आप नहीं पढ़ते, कभी हफ्ते भर पे एक दिन 4 घंटे पढ़ लिए, फिर 10 मिनट का एवरेज आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। 6, 7, 8 घंटे का आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप केवल पढ़ाई कर रहे हैं। जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं वो 3, 4 घंटे निकालेंगे, काम चलेगा, है ना। लेकिन जो केवल यही कर रहा है वो 6, 7, 8 घंटे जब पढ़ेगा तभी कुछ होगा ना। और दिन भर आप करेंगे क्या? पढ़ेंगे ही तो क्या करेंगे पूरा दिन? चाय पीने में तो 10 मिनट का काम है, आप रूम पे बना के पी लीजिए। एक चाय पीने के पीछे चौराहे पे जाना आना 2 घंटे 2.5 घंटे की बर्बादी, है ना। फोन, ये सबसे बड़ा दुश्मन ये फोन है ना। एक अभी किसी ने ऐसे शेयर किया था मुझे कि मेरी ऐसे कुछ था कि मेरी किताबों की अलमारियों में ताले लग गए, या नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे था मेरी किताबों ने खुदकुशी कर ली और इल्जाम आया मेरे मोबाइल पे, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है ना। ये बिल्कुल सही बात है। आजकल बहुत आसान है कंपटीशन, क्योंकि 90 से 95% जो कंपटीटर है वो मोबाइल में दिन भर यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, फर्जी के वीडियोस, इधर उधर जो दुनिया भर के हॉट सॉन्ग और कूल सॉन्ग और फलाने सॉन्ग ये सब सुना करता है। आप जिस समय वो ये सुन रहा है उसी समय मोबाइल रखे या मोबाइल पे ही पढ़ाई कर लीजिए, ये सब काम छोड़ दीजिए और टेक्स्ट बुक भी पढ़िए। केवल ये ऑनलाइन देख देख के ऐसे काम नहीं चलने वाला है। जो मैं नोट करने कहता हूँ, आपकी नोटबुक तैयार होगी, उसको रिवाइज करिए, तब काम होगा। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला 2 योजना को किस प्रदेश से लॉन्च करेंगे? ठीक है, तो ये कल करने वाले हैं, क्वेश्चन भी ये चेंज हो जाएगा बाद में। तो कब लॉन्च करेंगे और कहां से लॉन्च करेंगे, ये दोनों प्रश्न बन सकता है। तो डेट हो सकता है आपसे पूछ ली जाए तो 10 अगस्त को इसको लॉन्च करने वाले हैं। और इसको लॉन्च ये कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में ही इसकी लॉन्चिंग हो रही है, इसलिए यूपी स्पेशल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 10 अगस्त को लॉन्च होगी। और इसको पहले भी पहला संस्करण भी 2016 में जब लॉन्च हुआ था तो यूपी से ही उन्होंने लॉन्च किया था।
अब उजला 2 योजना और थोड़ा सा हम डीप में जाए तो महोबा जिले से लॉन्च होने जा रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, आएंगे नहीं। और इससे 1 करोड़ जो अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन की बात हो रही थी ना, बजट में बात की गई थी, तो वो मिलने लगेगा। तो इतनी चीजें इसके बारे में ध्यान रखिएगा। 10 अगस्त महोबा जिला उत्तर प्रदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 करोड़ का अतिरिक्त लाभ। पीएम दक्ष योजना को कौन सा मंत्रालय लागू कर रहा है? पीएम दक्ष योजना, पीएम जो दक्ष योजना है ये लागू की जा रही है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अब ये योजना है क्या? ये योजना अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी और ये जो लोग हैं टारगेटेड ग्रुप हैं, इनमें स्किल डेवलपमेंट को सुलभ बनाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, ये उनको एम्पावर्ड करने के लिए ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। एक पोर्टल और ऐप विकसित किया गया है, तो उसी के तहत ये खानापूर्ति की जाएगी। अगला जो प्रश्न है, गोगरा क्षेत्र जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो गोगरा जो क्षेत्र है ये केंद्र शासित प्रदेश जो नया वाला है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनमें से लद्दाख में स्थित है। और चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में ये इसलिए रहा है क्योंकि भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में जो ये गोगरा क्षेत्र है वहां से अपने सैनिकों को हटा लिया है। हाँ? और ये कदम जो है भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच जो 12वीं दौर की वार्ता हुई है उसके बाद में उठाया गया है। देखिए, युद्ध करना सबसे खराब स्थिति होती है। आपको लगता है ना कि कई बार आप कहते हैं कि यार लगा के उड़ा देना चाहिए पाकिस्तान को, ये किसी भी दृष्टि से हिंसा सही नहीं होती है। अगर शांति से बात बन जाए, आप दो लोगों में जब झगड़ा होता है तो वहां भी कोशिश करिए शांति को बीच में लाइए, मतलब कोई दूसरी शांति होगी तभी झगड़ा होगा। ऐसा क्या है? क्या ऐसा होगा? ऐसी शांति आ जाएगी तब तो अशांति फैल जाएगी। शांति का मतलब यह है कि आप शांति के साथ मामले को सुलझाइए, बातचीत बंद मत करिए। बातचीत के द्वारा जो सुलह समझौते होते हैं वो अस्थायी रहते हैं। बाकी मैं तुमको मार दूंगा, तुम मुझे मार दोगे, मैं तुमको पटक दूंगा, तुम मुझे पटक दोगे, तो इससे नहीं होने वाला है काम। सीज फायर करना, सीज फायर का उल्लंघन करना, तो ये सब गड़बड़ है। मौजूदा सिंधु जल के संधि के अनुसार किन 3 नदियों का सारा पानी भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित किया गया है? कौन सी नदियां हैं? तो सिंधु जल संधि के अनुसार ये जो 3 नदियां हैं, सतलुज, ब्यास और रावी। सतलुज, ब्यास और रावी। अभी हुआ क्या है, 5 अगस्त की बात है, जल संसाधन संबंधी एक अस्थायी समिति ने लोकसभा के समक्ष रिपोर्ट पेश की है। तो 1960 में जो भारत और पाकिस्तान के द्वारा सिंधु जल संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे, तो उसमें सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का जल अप्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया, ऐसा बताया गया। सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का अधिकांश जल पाकिस्तान को आवंटित है। और यहाँ पे जो नदियां हैं सतलुज, ब्यास और रावी, तो पाकिस्तान वाली सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलुज, ब्यास, रावी ये इंडिया वाले, ये ध्यान रखना आप। अगला जो प्रश्न है, सरकार ने किस मंत्रालय के तत्वाधान में रक्षा साइबर एजेंसी, डिफेंस साइबर एजेंसी की स्थापना की है? तो इसका मंत्रालय कौन हो सकता है? रक्षा मंत्रालय ही होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसकी हो जाएगी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और साइबर खतरों को कम करने के लिए तीनों सशस्त्र बल सेनाओं ने अपनी संबंधित जो साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स हैं, SCRT, इसकी स्थापना की है। और भारत सरकार राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति तैयार कर रही है जो अभी अनुमोदन के अंतिम चरण में है। भाई साइबर अटैक भी बहुत तेजी से हो रहे हैं, पूरा डेटा कोई चुरा ले, जैसे मान लीजिए कि सब रक्षा मंत्रालय के डेटा चुरा लिया जाए तो सारी रणनीति फेल हो जाएगी। कोई भी डेटा चुरा लिया जाए किसी भी मंत्रालय का तो वो कमजोर पड़ जाएगा ना, हमारा जो पूरा प्लान होगा ना। अब पता चला हमको रोड बनाना है बॉर्डर पे, अब वो डेटा चुरा लिया गया तो चाइना पहले ही वहां पे कुछ गड़बड़ कर देगा, या पाकिस्तान। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत अब तक कितने औद्योगिक गलियारों को मंजूरी प्रदान की गई है? बढ़िया प्रश्न है। अभी तक 11 औद्योगिक गलियारों को मंजूरी मिल चुकी है ना, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत। और इसमें जो 11 हैं उन 11 के नाम भले ही ना आपको याद हो, लेकिन कुछ जैसे याद होना चाहिए कौन कौन से हैं इसमें। तो वैसे नाम भी याद हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है, DMIC। ऐसे CBIC है, चेन्नई बंगलुरु औद्योगिक गलियारा। और कोयम्बटूर के रास्ते कोच्चि तक CBIC का विस्तार और ये किया जाएगा। ये जो CBIC है, AKIC है, HNIC है, HWIC है, HBIC है, BMIC है, VCIC है, OEC है और DNIC है। OEC आर्थिक गलियारा है उड़ीसा का। तो एक बार ये लिस्ट देख लीजिएगा, आपको PDF दे ही दिया जाता है। जो लोग इस कार्यक्रम का PDF चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, वीकली टेस्ट देना चाहते हैं, अगर वास्तव में देना चाहते हैं, केवल फर्जी एनरोलमेंट नहीं,
तो 109 का ये मंथली सब्सक्रिप्शन है, आप ले सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। मेंस के कार्यक्रम का जो लोग वेट कर रहे थे, पीजीटी का एग्जाम जैसे संपन्न हो जाएगा, कई लोग उसमें थे जो लोग कह रहे थे कि पीजीटी का एग्जाम हो जाए तब शुरू करिए। अब प्रीलिम्स का एग्जाम आ रहा है, लेकिन मेंस में हम धीरे धीरे अपना उसको चलाएंगे और एक एक दो आंसर और ऐसे टॉपिक करवाएंगे जो प्रीलिम्स में भी आपको फायदा दें, तो उसके लिए तैयार रहिए। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया? तो ये मद्रास उच्च न्यायालय ने अभी रद्द किया है। और तमिलनाडु का ये कानून था कि ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया था। तो मद्रास हाईकोर्ट में जब मामला पहुंचा तो उसने कहा कि ऐसे रद्द मतलब नहीं लगाया जा सकता। पोकर, रम्मी और बहुत सारे स्किल्ड बेस बताया गया ऑनलाइन गेम है, तो उस पर ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। और ऑनलाइन गेम पर पूर्ण प्रतिबंध उन्होंने कहा कि असंगत और तर्कहीन है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना उसमें टर्म एंड कंडीशन में कि ये वित्तीय जोखिम के अधीन और इसको ज्यादा खेलने से लत लग जाएगी। तो जब लत लग गई तब तो दिक्कत ही है। बहुत लोगों को धुआं उड़ाने की लत लग जाती है, बहुत लोगों को फोन पे बतियाने की लत लग जाती है, कई लोगों को तो तरल पेय पदार्थ लेने की लत लग जाती है। तो ये लत जब हो जाती है तो दिक्कत तो होती ही है, लेकिन लत का क्या किया जाए। अब आज की जो टेक्नोलॉजी है, तो अब इंडोर गेम ही बचे हैं, आउटडोर गेम कहाँ लोग कोई कबड्डी खेलते होते हैं ना, चलो कबड्डी खेला है, ऑनलाइन ही लूडो खेल लेते हैं हम लोग बैठ के। खासियत भी है, एक पार्टनर वहां पे बैठा हुआ है अमेरिका में, दूसरा यहाँ, दो लोग खेल रहे हैं लूडो। कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना किस संगठन ने की है? एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। तो कौन करेगा, कौन संगठन इसको करेगा, गेस करिए। तो भारतीय जो मौसम विभाग है वही करेगा ही। बड़ा सरल सा प्रश्न है। और ये जो स्टेशंस हैं जो बनाए गए हैं, ये पूर्वानुमान प्रदान करेंगे, मौसम का सटीक पूर्वानुमान करने की कोशिश करेंगे। काफी हद तक अब सटीक रहता भी है। जब भी मोबाइल में आता है न्यूज में कि 2-3 दिन मौसम खराब रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा खराब हो जाता है। पहले तो बताते थे बिल्कुल हवाएं चलेंगी, स्वच्छ आकाश रहेगा, तो पता चलता था कि 2 दिन बादल ही नहीं निकले, इतना ज्यादा बारिश होती थी। धीरे धीरे सटीक हो रहा है सब मामला। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, डियागो गार्सिया के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? डियागो गार्सिया ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का एक द्वीप है। बिल्कुल सही है, ये ब्रिटिश द्वीप है हिंद महासागर क्षेत्र में, ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र दिया हुआ है ना। तो और ये चागोस द्वीप समूह के 60 छोटे द्वीपों में सबसे छोटा है। तो दूसरा, पुर्तगाली इस द्वीप की खोज करने वाले पहले यूरोपीय थे। तीसरा, और वर्ष 1965 में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया था। तो चागोस द्वीप समूह का यह हिस्सा है, पुर्तगालियों ने खोजा था, ये हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है, लेकिन ये सबसे बड़ा है। 60 जो द्वीप है उनमें सबसे बड़ा है। ठीक है, डियागो गार्सिया। ठीक है, और ये जो है ये सामरिक महत्व से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉरिशस से इसको 1965 में अलग किया गया और डियागो गार्सिया पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक संयुक्त सैन्य अड्डा स्थापित ब्रिटेन ने किया था। ब्रिटेन का कहना है कि यह द्वीप समूह लंदन की संपत्ति है और हाल ही में ब्रिटेन द्वारा वर्ष 2036 तक डियागो गार्सिया का उपयोग करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक पट्टा समझौते का रिन्यूअल किया गया है, नवीनीकरण उसका किया गया है, रिन्यू किया गया है। तो इस कारण से यह चर्चा में आया है। अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अगलेगा द्वीप अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? तो अगलेगा जो द्वीप है ये मॉरिशस में स्थित है। अगलेगा द्वीप मॉरिशस में स्थित है और मुख्य द्वीप से ये लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर में है। अगर मॉरिशस का मुख्य द्वीप आप देखेंगे, और अभी ये चर्चा में इस कारण से आया था कि मॉरिशस द्वारा भारत को इस द्वीप पर एक सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति दी गई, ऐसा कहा गया है ना। और ये न्यूज मीडिया में खूब वायरल हो गई अलगेगा द्वीप के बारे में। और जब ये मीडिया में वायरल हुआ तो मॉरिशस ने सफाई दी कि साफ मतलब स्पष्ट किया, इस न्यूज को क्लियर किया, क्लैरिफाइड किया कि ऐसा कोई समझौता हमारा इंडिया के साथ नहीं हुआ है, ऐसा कोई एग्रीमेंट हमारा नहीं हुआ है। अब ये कहां से खबर फैली थी भगवान जाने, लेकिन अगलेगा जो द्वीप है, अगलेगा द्वीप, अगलेगा, अगलेगा याद रखिएगा, अलगेगा नहीं है, अगलेगा है, ध्यान रखना। थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए और अपनी तैयारी को बढ़िया से करने के लिए, क्योंकि आप लोग पूंजी हैं, आप लोग अच्छा करेंगे तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। बाकी टेस्ट से मत बचिए, टेस्ट जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।